पाकिस्तान की सियासत में भी अजीबोगरीब लतीफ़े चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को जिन लोगों ने निकाला, मियां साहब उन्हीं की गोद में बैठकर पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और 9 साल से मियां साहब को आज तक पता ही नहीं चला कि उन्हें क्यों निकाला। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपने पूरे टब्बर को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर जाकर बैठे हैं और जिस तरीके से उन्होंने यास्मीन राशिद की सीट छीनी, उनकी बेटी ने महर शराफत की सीट छीनी, उनका भाई, उनके रिश्तेदार सारे जाली नशिस्तों के ऊपर आए और 17 सीटों से उन्हें सादा अक्सरियत तक पहुंचाया गया। फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर माले गनीमत समझ के शब खून मारा गया, ये सारा कुछ करने में मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी दोनों पार्टनर हैं और ये पार्टनर इन क्राइम है। पाकिस्तानियों के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ ये सारा इन्होंने तो किया। आप मुझे बताएं ना, कौन सा एक आईपीपी है जो इमरान खान साहब लाए और लाकर उन्होंने लगाया और उसमें कमीशन खाया हो और वो पैसा आज कौम को देना पड़ रहा हो? मुझे बताएं ना, कौन सा आईपीपी है जो इमरान खान तो डैम बना रहा था जिससे इंतहाई सस्ती बिजली बनती है। ये आईपीपी ज्यादातर नवाज शरीफ लेकर आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी लेकर आई, फिर परवेज मुशर्रफ लेकर आए। तो ये तीनों मिलकर इस तरह के रेंटल पावर मंसूबे लेकर आए या आईपीपीज लेकर आए जिन्होंने कौम की जड़ों को खोखला कर दिया। आज पाकिस्तानी वफाकी वजीर के कहने के मुताबिक जो 100 रुपया देता है बिजली के बिल में, उसमें 75 रुपए इनके किए किराए का देता है, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स का देता है 75 रुपए। कैपेसिटी पेमेंट वो पेमेंट है जो बिजली आपने खरीदी नहीं, बनाने वाले ने बनाई नहीं, लेकिन उसके पैसे आपने दे दिए। मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री आता है और वो आपको आकर कहता है कि जनाब मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये दीवार आपकी 3 दिन में बना दूंगा और मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा। 3 दिन के बाद जो है वो दीवार 75% बनी नहीं और वो आपसे 10,000 रुपए मांग रहा है। तो आप उससे कहते हैं भाई तुमने तो बनाई नहीं तो 10,000 क्यों मांग रहे हो? तो वो कहता है जी मेरी कैपेसिटी तो थी कि मैं 3 दिन में बनाऊंगा, अब मैंने नहीं बनाई लेकिन आपने पैसे मेरी कैपेसिटी के मुताबिक देने हैं। तो इसी तरह ये कैपेसिटी पेमेंट है जो आप अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब काफी बुखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डरा हुआ आदमी नहीं होता। मियां साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं। उनके अपने बहुत करीबी साथी इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। जो प्राइवेट ग्रुप चैट्स हैं उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं है। एक कंफ्यूजन का शिकार मियां साहब दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज का चुनाव उनका साथ नहीं दे रहा। चेहरे के तासुरात मियां साहब का साथ नहीं दे रहे। वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं। सच बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। शिकवा करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो मियां साहब एक ऐसे सियासी मोड़ पे आकर खड़े हो गए जहां पे उन्हें फैसला करना पड़ेगा, या इक्तदार या इज्जत और सियासत। अगर तो सियासत करनी है इज्जत के साथ तो फिर इक्तदार को मियां साहब को लात मारनी पड़ेगी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना सीना करना पड़ेगा, जैसे इस वक्त इमरान खान साहब ने किया हुआ है। आज मियां साहब कहें जी कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत से पाक करते हैं और जरदारी साहब से इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि इमरान खान फौज के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने माजी करीब में यह बात साबित भी की है। अब नूरा कुश्ती इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में। एक कहता है जी 2000 मेगावाट बिजली बनाना हमारे बाएं हाथ का काम है, दूसरा कहता है जी अगर बाएं हाथ का काम है तो तूने बनाया क्यों नहीं? भाई सवाल यह पैदा होता है कि जो तुम लोगों ने मंसूबे लगाए, कौम उसका अभी तक खर्चा उठा रही है। जिस किस्म के आईपीपी या पावर प्लांट्स तुम लोगों ने लगा दिए पाकिस्तान में, कौम बिल दे देकर कौम की कमर टूट गई है। इजाफी बिजली पैदा कर दी है और वो भी लोगों को फराहम नहीं कर रहे, लोड शेडिंग हो रही है। ये जितनी तबाही आज तक हुई है ना पाकिस्तान में, उसके लिए ज्यादातर जो माशी तबाही के लिए जिम्मेदार हैं वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने मिलकर पाकिस्तान में सारी की सारी मुआशी तबाही की है। और नूरा कुश्ती का इनका मॉडल बहुत पुराना है। ये हमेशा से आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सियासी मैदान के जो असल खिलाड़ी है इमरान खान, उसको डाला हुआ इन्होंने काल कोठरी में और उसके हमायतियों पर पाबंदियां लगा के ये रेलू कट्टे जो हैं वो इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे रेलू कट्टे हैं। इस वक्त इमरान खान का मुकाबला अवामी मैदान के अंदर ये नहीं कर सकते। अंपायर भी इन्होंने साथ मिलाया हुआ है। तो जब इमरान खान है ही नहीं तो फिर आप बड़ा जलसा करें, छोटा जलसा करें, इससे फर्क क्या पड़ता? या तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला मैदान देते, उन्हें मौका देते इलेक्शन लड़ने का, वो आते अपने इंतखाबी निशान के साथ, उनके लोग वहां पे कंपेन करते, वो आपके ऊपर तनकीद करते और आपको काउंटर करते, तो फिर तो होता मैदान के अंदर मुकाबला। आपने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। इसके बावजूद मंजी ठुकी पड़ी है। इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनानी कैसे है। कश्मीर से भी नादरीन खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही।
लेकिन एक चीज कश्मीर से मुझे पता चली है कि कश्मीर में जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी की हुकूमती साइड है उनसे ये कहा कि आप 12 के बजाय 6 सीटें कर लें। यानी अगर आप हमें 6 सीटें कश्मीर के बाहर से दे दें तो बाकी हम कश्मीर के अंदर से मैनेज करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि इतनी धांधली हम कर लेंगे, फॉर्म 47 इतने जारी कर लेंगे, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे हम इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिहाजा हमें अब मौका दें, 6 सीटें कम से कम हमें चाहिए होंगी बाहर से। अब हुकूमत इस बात पर राजी होना शुरू हो गई है कि जनाब हम सीटों की तादाद कम कर देते हैं। ये वो महाजरीन की सीटें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर हमेशा से अपनी कठपुतली हुकूमत कायम करती आई है और इस मरतबा भी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। तो ये 12 सीटें उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर धांधली करना आसान या मुमकिन नहीं होगा। हां, अब यह कहा जा रहा है कि जनाब सीटें कम कर ले, हमें अगर 6 भी मिल जाए ना तो ओवरऑल भी 6 कम हो जाएंगी। यानी अगर आप इसको फर्ज करें 50 हैं तो आप 6 कम करेंगे तो ओवरऑल भी तो नंबर कम हो जाएगा ना। तो अगर आप 6 भी हमें दे दें तो बाकी हम मैनेज कर लेंगे कश्मीर में से। तो हुकूमत इस बात के ऊपर कुछ हद तक राजी हुई है, ये खबरें चली हैं सोर्सेज से। लेकिन देखें कर क्या रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है। भारत में एक तजवीज आई थी, अब उसके ऊपर काम हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है। यह मनसूबा 2029 में मुकम्मल हो जाएगा। अभी इसका पोल खोल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी। वो कर ये रहे हैं कि दरियाए चनाब जो पाकिस्तान का पानी है, देखिए जो सिंध तास मुआहदा था उसके मुताबिक 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया इंडिया के थे। हमारे दरिया कौन से थे? हमारे दरिया थे चनाब, सिंध और जेलम, जबकि इंडिया के थे सतलुज, ब्यास और रावी। अब हुआ यह कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पानियों पर कब्जा करता गया। उसने डैम्स बनाए, परवेज मुशर्रफ नहीं रोक सका, उसके बाद कोई और हुकूमत नहीं रोक सकी। तो इंडिया हमारे पानियों पे डैम बनाता रहा, हमारे पानियों के ऊपर रुकावटें खड़ी करता रहा और वहां पे मंसूबे बनाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को बंजर करने की साजिश पे अमल करता रहा। अब दरियाए चनाब जो एक बहुत बड़ा जरिया है पंजाब में जमीनों को सैराब करने का, हमारे बहुत सारे इजला ऐसे हैं जो खुश्क हो जाएंगे अगर इन्होंने कहीं चनाब और इसका पानी रोक दिया, चनाब का पानी कहीं बदल दिया। तो दरियाए चनाब से पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर। और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है कि यहां से पानी को दरियाए चनाब से निकालेंगे और लाखों क्यूसेक पानी यहां से शिफ्ट कर देंगे, मिलियंस ऑफ क्यूसेक्स पानी यहां पे शिफ्ट कर देंगे दरियाए चनाब से निकालकर दरिया ब्यास में। और फिर पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहेंगे, पाकिस्तानी जमीनें बंजर होंगी। और ये प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं। 2029 में इन्होंने इसको मुकम्मल कर लेना है। इंडिया नहीं, उसका दावा है। अब एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो यहां होनी चाहिए थी। वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फतह करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, जिसकी जो तरजीहात हैं उसको वो मिल जाएगा। इंडिया इस वक्त पानी हासिल करना चाहता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत हासिल करना चाहती है। ये डिक्टेटर जब भी मुसल्लत होते हैं ना नाजरीन, तो इनके साथ जो लोग टाउट्स बन जाते हैं या जो लोग इनके सहूलतकार बन जाते हैं या जो लोग इनको सपोर्ट फराहम करते हैं, पॉलिटिकल लोग, उन्हें हर चीज की माफी होती है। मिसाल के तौर पे यहां पे जियो न्यूज जो इस वक्त हुकूमत का बहुत पसंदीदा न्यूज चैनल है, जियो ने खबर दी है और उन्होंने कहा जनाब कि हमने कोशिश की आरटीआई के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तान के अंदर भी एक कानून है, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है कि आप लिखकर जवाब मांग सकते हैं। वो कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं मरियम नवाज के बारे में जवाबात मांगने की कि कौन से ट्रिप पे कितने बंदे गए और किस खाते में गए, हमें तफसीलात दी जाए। तो हमें कहीं से पंजाब हुकूमत कोई तफसीलात देती नहीं है। यानी ये आइन को और कानून को नहीं मानते, ये बताते ही नहीं है। मरियम नवाज को 100 खून माफ है, बिलावल को और आसिफा को 100 खून माफ है, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद की सीट पर चौड़े होकर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और उसके बच्चों को सब माफ है, फजलुर रहमान और उनकी फैमिली को सब माफ है, जमात इस्लामी की सत्ते खैरा है और एमक्यूएम हमेशा हर डिक्टेटर के साथ मिल जाती है। जब भी कभी डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो एमक्यूएम हमेशा तरक्की करती है, आगे बढ़ती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं तो एमक्यूएम स्क्वीज होती है, हमेशा सुकड़ जाती है। जब भी कभी जमहूरी अदवार आते हैं, जमहूरी अदवार में एमक्यूएम के लिए जगह बहुत कम होती है हमेशा। इमरान खान साहब की बहनों को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, वो गए दोबारा से, वहां पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई।
अब तो ये एक तरह की हाजिरी बनती जा रही है। देखें, बहनें तो जाती हैं, उनका जाना बनता है। जिस दिन वो नहीं जाएंगी उस दिन कह दिया जाएगा जनाब कि हम तो आज मिलवाना चाह रहे थे, उसकी बहनें ही मिलने नहीं आई। और जब वो नहीं जाएंगी तो खबरें भी ये चलाई जाएंगी इमरान खान को उसके खानदान ने भी तनहा छोड़ दिया, आज उसके साथ